दिखाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। जिस व्यक्ति को आप यहां तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है मार्क रूट। आप हैं नाटो चीफ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा समूह जिसे अमेरिका ने पाल पोस कर बड़ा किया ताकि वो सोवियत रूस के खिलाफ उसका उपयोग कर सके। चूंकि अब सोवियत रूस बचा नहीं तो नाटो चीफ के पास काम नहीं, और ऐसे में नाटो चीफ ने हाल ही में भारत, ब्राजील और चीन को धमकाते हुए कहा है कि यदि आप लोगों ने रूस के साथ व्यापार करना जारी रखा, आपको 100% सैंक्शंस झेलने पड़ सकते हैं। क्या यूरोप में इतना दम बचा है क्या कि वो इंडिया, चाइना, रशिया इनको कंबाइंड फेस भी कर सकता है? साथियों, ये खबर बड़ी है, और ये कितनी बड़ी खबर है इसका इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि दिस इज फर्स्ट टाइम जब नाटो कंट्रीज ने नॉन नाटो मेंबर्स को धमकाया हो। यह खबर बड़ी है। क्यों बड़ी है? क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ में आता है। हमारी जो असल लड़ाई है वो नॉर्थ वर्सेस साउथ की है। नाटो या फिर विकसित राष्ट्र अपने आप को विकसित मानने का जो गर्व, दंभ पाल कर रखते हैं, और उस दंभ के चलते उन्होंने ग्लोबल साउथ को जो एक साथ धमकाया है, यह अपने आप में किसी भी प्रकार से बर्दाश्त में नहीं होना चाहिए। भारत जैसे देश को नाटो के मुखिया के द्वारा धमकाते हुए यह कहना कि यदि आप लोगों ने रूस को सरेंडर करने के लिए मजबूर नहीं किया तो आपके ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस लग जाएंगे। यह व्यक्ति वही है जो 2 दिन पहले आप लोगों ने ट्रंप के साथ सीट साझा करते हुए देखा था। ऐसे में भारत पहले तो ट्रंप को सुनता आया कि भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रेड नेगोशिएट करा करके ही मैंने युद्ध रुकवाया, तो क्या भारत अब ट्रंप के बाद नाटो मुखिया की भी सुनेगा? क्या भारत के साथ चीन भी जुड़कर अमेरिका को जवाब देगा? जिस तरह से हाल ही में यूक्रेन के साथ अमेरिका ने किया कि हां, तुम्हारे लिए हमने अपना देश, उल्टा कह सकता हूं कि अमेरिका ने जिस तरह से यूक्रेन को लगभग आधा ले ही लिया, अब उस यूक्रेन की हिफाजत के लिए रूस पर दबाव बनाने की ये जो तरीके हैं, ये कितने कारगर होंगे? और उन सबसे ज्यादा जरूरी कि भारत अब अमेरिका के बाद नाटो मुखिया की भी सुनेगा। बड़ा सवाल है साथियों। आज विस्तार से इस विषय पर चर्चा होगी, और इस विषय चर्चा को आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से समझना होगा कि यह अल्टीमेटली हो इस आदमी के लिए रहा है, जो आदमी अपनी जिद के चलते, नाटो का सदस्य बनने के चलते अपने देश को बिकवा दिया हो, वो आदमी जो अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया हो। आज उस आदमी के लिए दुनिया के लोग इसलिए एक होने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम इसका साथ नहीं दिए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटो बेइज्जत हो जाए। साथियों, नाटो के मुखिया के द्वारा भारत, चीन और ब्राजील को यह कहते हुए कि आपके ऊपर 100% टैरिफ लगा दिए जाएंगे, यह खबर बड़ी खबर बनती है। And secondly, that President Trump said, basically, if Russia is not serious about peace talks, within 50 days, he will slam secondary sanctions on countries like India, China and Brazil. So my encouragement to these 3 countries particularly is, if you live now in Beijing or in Delhi, or you are the president of Brazil, you might want to take a look into this, because this might hit you very hard. So please make the phone call to Vladimir Putin and tell him that he has to get serious about peace talks, because otherwise this will slam back on Brazil, on India and on China in a massive way. So I think it was a very smartly, wisely designed announcement yesterday by President Trump, but also the weapons I think is very important. And we will find the money in Europe to make sure that Ukraine has what it needs to be in the best possible position during these peace talks as soon as they start. आपको याद होगा, ये वही मुखिया है जो 2 दिन पहले ट्रंप के साथ हमें कुर्सी पर बैठा जब दिखाई दिया था, उस समय ट्रंप ने इसी के सामने कहा था, क्या कहा था कि हम यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन देने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर अमेरिका चाहे तो 50 दिन की रूस को मोहलत दे सकता है। इसी के ऊपर हमने 50 दिन का अल्टीमेटम वर्ड यूज किया था। रूस को कहा गया था कि 50 दिन के भीतर भीतर आप या तो सरेंडर करो, अदरवाइज यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दी जाएंगी। और लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए मैंने कल के सेशन में जिक्र करते समय बताया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल पर रूस का पहले से यह कहना रहा है कि यदि किसी भी देश ने हमारे खिलाफ यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी तो मैं उसका भी युद्ध में शामिल होना स्वीकारूंगा कि वो भी युद्ध में शामिल हो चुका है, और ऐसा होते ही मैं उस देश को भी निशाना बना सकता हूं। ऐसे में 50 दिन का जो अल्टीमेटम ट्रंप ने रूस को देकर रखा हुआ है, इस अल्टीमेटम में दबाव टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं, और उन दबाव टैक्टिक्स में इस व्यक्ति के द्वारा भारत, ब्राजील और चीन को एक साथ यह कहते हुए कि आप रूस के साथ व्यापार बंद कर दीजिए, 50 दिन की मोहलत एक तरह से इन्होंने हमें भी दे दी है। एक तरह से इनडायरेक्टली
ट्रंप जो है वो पुतिन पर प्रेशर क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने पुतिन के साथ अपने संबंधों को बहुत मजबूत किया है, या कहिए तो रूस के साथ संबंधों को बहुत मजबूत किया है। और मजबूती में हमने ऑयल का बहुत भरपूर दोहन किया है, रूस से ऑयल परचेज किया है। अगर आज भारत और रूस के बीच में 60-65 बिलियन डॉलर का व्यापार भी अगर है, तो उसमें से 90% जो व्यापार है वो रूस से माल खरीदने में ही है। हमारे इंपोर्ट बिल बड़े हैं। ऐसे ही अगर चाइना की बात करें तो वो लगभग 250 बिलियन डॉलर का रूस से व्यापार करता है, जिसमें ऑयल परचेज सबसे ऊपर आता है। रही बात ब्राजील की, वो तो चने में घुन के समान पिसा है, क्योंकि ताजा ताजा आपको मैंने बताया था कि ब्राजील और ट्रंप की बन नहीं रही है। जो लूला डी सिल्वा है ब्राजील के राष्ट्रपति, वो ट्रंप के खिलाफ हो रखे हैं। तो मार्क रूट ने ब्राजील को भी इसीलिए लपेट लिया कि तुम ना ट्रंप के खिलाफ थे, इसलिए तुमको भी हम सैंक्शन में लाद सकते हैं अगर तुमने रूस से संबंध नहीं तोड़े। किस तरह के संबंध? ब्राजील का रूस के साथ जो व्यापार है वो मात्र 13-14 बिलियन डॉलर के आसपास का है। ऐसे में फिर भी इसको धमका दिया गया ब्राजील को कि तुमने अगर संबंध नहीं तोड़े। असल मायने में ट्रंप का जो पहले दिन से इंस्टेंस था कि ये जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये एंटी अमेरिका सेंटिमेंट डेवलप कर रही हैं। तो ब्रिक्स के अंदर ब्राजील को धमका दिया गया, चाइना को धमका दिया गया, इंडिया को धमका दिया गया। किसके साथ देने के लिए? रशिया का साथ देने के लिए। बचा कौन? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के रामफोसा को तो टेबल पर बिठा के धमकाया है, और मस्क को ये तक कह दिया कि तुम बेटा साउथ अफ्रीका जाने वाले हो क्योंकि तुम आए वहीं से थे। एक तरह से इन ब्रिक्स कंट्रीज को अमेरिका बहुत बुरी तरह से, या कहिए तो ब्रिक्स कंट्रीज अमेरिका को बहुत बुरी तरह चुभ रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्लोबल साउथ के लीडर बनते जा रहे हैं। उन देशों के लीडर बन रहे हैं जिन देशों को पहले कभी किसी ने हाशिए पर छोड़ा हुआ था। अब ये देश धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और इन लोगों की लीडरशिप को चैलेंज कर रहे हैं। भारत ने रूस से तेल खरीदा, यह सत्य है, लेकिन भारत रूस से तेल खरीद कर ना केवल खुद का बल्कि दुनिया का भला किया, यह दूसरा सत्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वॉर टाइम में, जब से फरवरी 2022 से संघर्ष चल रहा है, भारत के द्वारा कई मंचों पर, भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, भारत के मतलब तमाम जो लोग हैं, डिग्निटरीज हैं, उन सब ने यही कहा कि हम ऑयल केवल खुद के लिए नहीं खरीद रहे। हमारे जैसा देश जो 85% ऑयल इंपोर्ट करता है दुनिया के 40 देशों से, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और अलग अलग देशों से करते हैं। सस्ता तेल इंपोर्ट करके हम दुनिया में प्राइस की जो डिमांड एंड सप्लाई के चलते, डिमांड जब इंक्रीज हो रही हो और प्राइस बढ़ जाए, तो हमने प्राइस को कंट्रोल रखने में कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम गल्फ कंट्रीज पर या अन्य 40 देशों पर निर्भर रहते तो हमारी डिमांड बढ़ना मार्केट के अंदर ऑयल की कीमतें बढ़ाता। ऑयल की बढ़ती कीमतें आप लोग हैंडल कर नहीं पाते। हमने तो रूस से खरीद करके प्राइस को सेटल किया है, लेकिन ये लोग इस बात को सुनने को तैयार नहीं होते। खैर एनीवे, भारत ने जितना भी तेल खरीदा उसके चलते रूस के पास पैसा गया, ये सत्य है। और बाइडेन ने भी मोदी को उस समय भी कहा था कि भाई इसका कोई रास्ता निकालो कि आप लोग कैसे ऑयल परचेज करते रहोगे, कहां रुकोगे। ऐसे में कहते हैं कि G7 कंट्रीज ने ऑयल को लेकर के कैप लगा दिया कि $50 प्रति बैरल से ज्यादा का तेल नहीं खरीदोगे। रूस ने हमको उससे भी सस्ता तेल दिया और उसके सस्ते तेल का फायदा अमेरिका ने भी उठाया, यूरोपियन यूनियन ने भी उठाया। हमने इनसे तेल लिया, हमने रिफाइन किया, जामनगर रिफाइनरी में हमारे रिलायंस के यहां पर रिफाइन हुआ। उसके बाद यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने हमसे वही रूसी तेल खरीदा है, अमेरिका तक ने हमसे तेल खरीदा है। लेकिन अब अमेरिका चाह क्या रहा है कि कैसे करके मैं पुतिन के ऊपर प्रेशर क्रिएट करूं, और उसके लिए उसने सेकेंडरी प्रतिबंध का मतलब यह हुआ कि यदि आप लोग नहीं रुके तेल खरीदना तो हमें रूस पर तो प्रतिबंध लगाएंगे ही, हम उस पर तो सैंक्शन लगाएंगे ही, लेकिन तुम लोग उससे व्यापार कर रहे हो तो तुम पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। यही बात नाटो चीफ ने फिलहाल कही है कि हम 100% तक सैंक्शन लगा देंगे इंडिया, चाइना, ब्राजील पर। यह सवाल बड़ा है साथियों। आज ये व्यक्ति बोला केवल ट्रंप के मुंह बोले शब्दों को। ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने थोड़े दिन पहले, 2 हफ्ते पहले, अपने एक सांसद से, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी, लिंडसे ग्राहम नाम था इनका, इनके माध्यम से ट्रंप ने बुलवाया था। और ये व्यक्ति आकर कैमरे पर बोला था कि मैं गोल्फ खेलने गया था तो ट्रंप ने कहा हाँ हाँ ये बात बोल दो कि अगर रूस से व्यापार करते हैं तो इन पर 500% तक टैरिफ लगाया जाना चाहिए। यार टैरिफ ना हो गया, यह हथियार के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है। आफ्टर ऑल भारत कब तक सहेगा, ये दुनिया कब तक सहेगी? टैरिफ के नाम पर हम कब तक जलील होते रहेंगे? अब तक 20-25 बार अमेरिका ये बोल चुका है कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध मैंने टैरिफ के नाम पर रुकवा दिया, ट्रेड के नाम पर रुकवा दिया। अब ये व्यक्ति फिर निकल कर आए थे, इनके बाद में अब जैसे ही ये मार्क रूट आकर गए हैं, इनको कहलवा दिया कि तुम बोल दो ये वाली बात। पहले 500% टैरिफ की धमकी दी गई थी, अब 100% टैरिफ की धमकी दी गई। टैरिफ 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 टैरिफ। अमेरिका लगातार टैरिफ को वेपन के रूप में यूज में ले रहा है।
इस व्यक्ति को भी जब इन्होंने पहले धमकाया था कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे, तो पलट गए थे। लूला जी हैं, ये आपको याद होगा, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने ट्रंप से कहा था कि अगर आपको लगता है कि किसी सॉवरेन कंट्री के साथ आप कुछ कर सकते हैं, गलतफहमी निकाल दीजिएगा। अब भाई साहब इनको भी वापस से धमका दिया गया कि तुम्हारे साथ गलत कर देंगे। तो मार्क रूट का यह कहना जो है वो किसी भी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर के अनुसार सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 दिन बाद आप नाटो चीफ नहीं रहेंगे भाई, कभी ना कभी तो आपको जाना ही है, वापस अपने देश लौट कर जाओगे। किस कैपेसिटी से आप दुनिया के अंदर मुंह दिखाओगे? आज ट्रंप को खुश करने के लिए, जिन्हें तुमने डैडी कहा, लिटरल सेंस में ये व्यक्ति डैडी बोला है भाई, जिसको तुमने डैडी कहा, आज उसको खुश करने के लिए तुमने इतनी हदें पार कर दी। लेकिन क्या यूरोप में इतना दम बचा है क्या कि वो इंडिया, चाइना, इनको कंबाइंड, रशिया, इनको कंबाइंड फेस भी कर सकता है? क्या ये 3 देश अगर मिल जाएं तो यूरोप में इतनी क्षमता बची है कि वो तुम्हारे जैसे नेता को बचा के बाद में ले जाएगी? इसे ये सोचना चाहिए था। और यही कारण है कि इसके बयान की अब निंदा हो रही है। लोग इसको उठा उठा करके पूछ रहे हैं कि रूट तुमने ये क्या कर दिया? तुम जिस तरह का सवाल पॉइंट बोल दिए हो, तुम्हें बचना चाहिए था। ट्रंप के शब्दों को तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। अपनी नौकरी चलाए रखने के लिए ट्रंप को खुश करना था, पुराने 2018 के पाप मिटाने थे, इसके लिए टीआरपी गेम में नहीं उतरना था। तुम्हें पता नहीं तुम यूरोप को संकट में डालकर चले आए हो। तुम्हारे चक्कर में आने वाले समय में अगर ये लोग गलत कार्रवाई कर दिए, ये देश एक होकर के सप्लाई चेन बाधित कर दिए या फिर अपना बाजार रोक दिए, तो यूरोप की स्थिति खराब हो जाएगी। ये तमाम प्रकार के जो वैल्यूज हैं वो निकल कर आते हैं। एक ट्वीट बड़ा अच्छा निकल कर आया जिसमें यह बात साफ मेंशन की गई कि नाटो चीफ ने भारत के साथ जो बर्ताव किया वो तो सराहनीय है ही नहीं, इसके अलावा यूरोपियन यूनियन खुद 7% तेल आज भी रशिया से मंगा रहा है। हंगरी और स्लोवाकिया जो कि ऑलरेडी इसके साथ तेल मंगा रहे हैं, क्या उन्हें सैंक्शन किया जाएगा? टर्की जो कि बड़ी मात्रा में रूस का तेल मंगाता है और वो खुद एक नाटो कंट्री है, क्या नाटो कंट्री उसके खिलाफ कुछ बोल पाएंगे? तो जब ये रशिया के खिलाफ होने के नाम पर अपने नाटो मेंबर्स को, जो यूरोपियन यूनियन सदस्य हैं या फिर जो इसके नाटो अलाइज हैं, उनको नहीं कुछ कहते, तो भारत को किस मुखौटे से कह पाते हैं? पर कुल मिलाकर के प्रेशर टैक्टिक्स हैं। भारत इस बात को समझता है, भारत समझता है, इसीलिए बहुत सारे मंचों पर यह कहता है कि यूरोप को कई बार लगता है कि उनकी प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है। यह बात गलत है। भारत के विदेश मंत्री ने भी कई बार कहा है और पेट्रोलियम मंत्री ने भी कहा है। पेट्रोलियम मंत्री ने तो हाल ही में ताजा बयान देते हुए कहा कि हम किसी एक देश से तेल नहीं मंगाते, हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं। और जब हम 40 देशों से तेल मंगाते हैं तो ऐसे में यह कहना कि हम रूस से तेल मंगा करके अपना भला कर रहे हैं, हम दुनिया का भला कर रहे हैं, हम डिमांड सप्लाई में डिमांड और सप्लाई को मेंटेन कर रहे हैं ताकि दुनिया को तेल सस्ता उपलब्ध हो सके। और यह बात हमसे अमेरिका ने खुद स्वीकारी है कि हां आप तेल लेते रहिए ताकि दुनिया को प्राइस कम मिलेगा। एक और तर्क है, मैंने आपको थोड़े दिन पहले दिया था, रूस के साथ हमारा तेल लेना इनको दिखाई देता है, लेकिन आपके सामने मैं कुछ ऑप्शंस देता हूं। जैसे ऑयल के जो और प्रोडक्ट्स हैं उसमें तुर्की जो कि एक नाटो कंट्री है वो टॉप पर आता है रूस से आज भी सामान परचेज करने वालों में। क्रूड ऑयल में चाइना, कोल में चाइना, एलएनजी के अंदर यूरोपियन यूनियन टॉप पर आता है, पाइपलाइन गैस में यूरोपियन यूनियन टॉप पर आता है जो कि नाटो मेंबर्स भी हैं। ऐसे में और प्रोडक्ट्स में हम केवल एक जगह पर हैं और वो केवल ऑयल है। ऑयल के अलावा अन्य प्रोडक्ट्स में खुद टर्की जो कि एक नाटो मेंबर है, एलएनजी के अंदर, लिक्विड नेचुरल गैस के अंदर यूरोपियन यूनियन आज भी रूस के टॉप बायर बने हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, भारत की तरफ से भले ही बयान ना आया हो इनके इस बयान पर, लेकिन चाइना की तरफ से बयान पर रिप्लाई आ चुका है और चाइना ने इस बयान को गैर जरूरी बताते हुए कहा कि डायलॉग्स और नेगोशिएशंस केवल वो तरीके हैं जो यूक्रेन क्राइसिस को मिटा सकते हैं। दुनिया में अगर एक तरफा सैंक्शन और प्रतिबंध लगाने का नियम आप लोग तैयार करेंगे तो याद रखिएगा इस जंग में कोई नहीं जीतेगा। और यह बात चीन ने करके भी दिखा दी। चीन ने जिस तरह से रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को रोककर अमेरिका को घुटने के बल बिठा दिया। आपको याद होगा कुछ समय पूर्व जब ट्रंप ने 140% से ऊपर टैरिफ लगा दिया था, तब चीन ने केवल रेयर अर्थ मैग्नेट का एक्सपोर्ट रोका और उसके रोकते ही तुरंत अमेरिका सरेंडर कर दिया और चीन के साथ ट्रेड डील कर लिया। यह है अमेरिका का असली सच। खैर, फिलहाल के लिए भारत को आवश्यक है कि इस विषय पर अब खुलकर बोले। टैरिफ के मामले पर नेगोशिएशन अपने स्थान पर है, लेकिन राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान के लिए भारत को आवश्यक है कि ऐसे किसी भी वक्तव्य का अच्छे स्तर पर, मतलब विदेश सचिव के माध्यम से ही नहीं अपितु विदेश मंत्री के माध्यम से, प्रधानमंत्री के माध्यम से पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।